हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करेंगे कुछ इक्वेशंस के और उनके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले की, जो इक्वेशंस शायद छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से दिमाग में नहीं होता, तो हम उनको भी रिविजिट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो तीन इक्वेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, काफी कॉमन इक्वेशंस हैं। v इज u प्लस ए टी, s is ut plus half at square और v square minus u square is equal to 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब इन इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इन इक्वेशंस में आप ये समझिए कि पहली बात तो ये कि इक्वेशन आई कहां से है, फ्रॉम वेयर हैव दीज इक्वेशंस कम, और असली इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में है जो हम पढ़ेंगे, ताकि हम काइनेमेटिक्स को पूरा डिटेल एनालिसिस उसका कर सकें बाय मेकिंग यूज ऑफ द पावर ऑफ द वेक्टर्स आल्सो। मैंने वेक्टर्स के लेक्चर्स मैथमेटिकल टूल्स के साथ में प्लेस कर रखे हैं। आई स्ट्रांगली एडवाइज कि अगर आप वो देख लेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। थोड़ा सा वेक्टर जरूर मैं साथ के साथ काइनेमेटिक्स के आपको रिविजिट करा दूंगा अगर आप उन लेक्चर को ना देख पाए तो। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली। अब एक्सेलरेशन अगर आपको ध्यान हो तो वो बेसिक डेफिनेशन ही उसकी ये है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या जो भी टाइम टेकन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि असली में इन फॉर्मूले में टी क्या चीज है, ताकि गलती ना रहे। ठीक है, उन सब चीजों को इस्तेमाल करेंगे यहां पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, का मतलब तो यही होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये रहना चाहिए। एक यूजुअल सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि फाइनल वेलोसिटी के लिए v और इनिशियल वेलोसिटी के लिए u सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा at इज v माइनस यू, या ये कहें कि v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। एक्चुअल में क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है तो मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए थी इस प्रकार से कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, यानी v वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। और ठीक उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता था कि भाई v वेक्टर जो है वो u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर होगा। ये मैं वेक्टर फॉर्म में इसलिए साथ के साथ में लिख रहा हूं क्योंकि जो मैथमेटिक्स हम अब समझने की कोशिश करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में, उसी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके हम मोशन इन 2 और 3D के अंदर भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो v वेक्टर हो गया u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर। ये तो हुआ पहले वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या कोई किसी भी तरीके की हमारे पास में लिमिटेशन है? यस और नो? तो चेक कर लेते हैं कि कोई लिमिटेशन है कि नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के अंदर लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज है? असली में तो एवरेज एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता था। यही चीज थी ना, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, अगर मैं a की जगह पर एवरेज एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो वाली बात सही होती होगी फिर, कि v इज यू प्लस ए टी फॉर्मूला तब सही होगा अगर a जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर इस a की जगह पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं, यानी वो एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं जो किसी वक्त पे है, किसी एग्जैक्ट इंस्टेंट पे है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि कौन से वाली एक्सेलरेशन लिखूं फिर मैं? जब ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट हुई थी तब वाली एक्सेलरेशन यानी इनिशियल वाली, या फाइनल वाली? द आंसर इज कि ये फॉर्मूला दो सूरत में सही रहता है। एक,
जब इस फॉर्मूला में ए एवरेज एक्सेलरेशन है और दूसरा वो जब इस फॉर्मूला में ए है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस सिचुएशन में जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, व्हेन इट इज कांस्टेंट। अदरवाइज ये फॉर्मूला बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज करेक्ट फॉर टू सिचुएशंस। वन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज और कांस्टेंट दोनों चीज बराबर होती हैं। और सेकंड, ए इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूजुअली बुक्स में सिर्फ एक चीज लिखी होती है कि v इज यू प्लस ए टी तब सही जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है, लेकिन v इज यू प्लस ए टी तब भी तो सही है जब a एवरेज एक्सेलरेशन है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको कहेंगे कि एक्सेलरेशन बड़ी अजीबोगरीब तरीके से चेंज कर रही है और किसी ने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि देखो ऐसा है, एवरेज एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी और टाइम इतना है। तो उनके बीच में कोई रिलेशन अगर हम लोगों को पता करना है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो विल गो बाय द बेसिक्स, टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तब फिर क्या होगा? व्हाट हैपेंस इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट? विल टॉक अबाउट दैट अभी थोड़ी ही देर के अंदर। ठीक है, मैं वापस रिविजिट करूंगा इन सारी इक्वेशंस को। उससे पहले एक बार अगली इक्वेशन की भी बात कर लें और एक बार हम ग्राफ भी इनके साथ साथ में चेक कर लेते हैं कि कौन सा किस तरीके से होता है। प्लीज कीप इन माइंड, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि वो था dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई भी एक ग्राफ है v वर्सेस टाइम, ठीक है, देखिए y वर्सेस x का कोई भी ग्राफ अगर हो तो उसकी स्लोप होती है dy बाय dx। ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उसकी स्लोप होगी dv बाय dt, यानी इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होगी। और कौन सी एक्सेलरेशन होगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। तो मान लीजिए एक इस प्रकार से ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। इस ग्राफ में अगर मेरे से कोई ये पूछे कि भाई इस जगह पर मेरे को ये बता दो कि कैसी एक्सेलरेशन होगी, तो मैं सिंपली एक स्लोप पता कर लूंगा। ठीक है, स्लोप क्या होती है? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पर। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप अगर मेरे को पता करना तो क्या होता है स्लोप? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अगर आपको ये सारी टर्म्स कंफ्यूजिंग लग रही हैं, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मैथमेटिकल टूल्स के कुछ वीडियोस जरूर देख लें। ठीक है, ये उनमें सब बता रखा है मैंने। ठीक है, तो स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, राइट? तो ये जो स्लोप होगी इज स्लोप एट गिवन पॉइंट and represents acceleration of this particular point। इस पॉइंट पर जिस पार्टिकल का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये उसकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इसी में अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि मुझे तो ये पता करना है कि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट, ये पॉइंट का कहने का मतलब है from this value of time to this value of time, what is the average acceleration? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
मैं सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं, इफ आई लुक एट दिस ग्राफ वेरी वेरी केयरफुली, and if I say this angle is alpha, ये वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती होगी, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल ये चीज होगी, और ये जो चीज है इसको मैं टाइम टेकन या t फाइनल माइनस t इनिशियल ये नाम दे सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन पता करनी है तो वो होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन अगर मैं पता करना चाहूंगा तो अगर आप इस वाले ग्राफ को बेहद ध्यान से देखें, इस हिस्से को जो मैंने शेड कर दिया है अभी, तो आप पाएंगे कि ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है, जो ये रेशो है, ये एक किस्म से टेंजेंट ऑफ अल्फा ही तो है, मतलब स्लोप ऑफ ब्लू लाइन ही तो है। ब्लू लाइन कौन सी है? इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा यह है कि जब भी कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे तो उस ग्राफ पे जब अगर मैं स्लोप पता कर लूं तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर कैसी वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कि मुझे एवरेज एक्सेलरेशन ग्राफ को देख के पता करनी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा किसी स्टार्टिंग और किसी फाइनल पॉइंट के बीच में पता करनी होती है। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल वाले पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, उनको जोड़ने वाली लाइन की स्लोप पता कर लें, वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसी है। ठीक है, टू सम ऑफ यू इट मे फील कि मैं कई सारी डिटेल में चीजें कराने वाला हूं, उसका कारण यही है कि अगर हमें टॉप रैंक्स लेके आनी है तो डेफिनेटली बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स चीजें बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड कि यहां पर ये जो भी सिचुएशंस हैं, कब कौन सी चीज सही है ये जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं अभी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ होती है dy बाय dx, नहीं मालूम मैथमेटिकल टूल्स में देख लो, उसमें पूरा का पूरा एक लेक्चर इसी चीज के ऊपर है। फिर हमने ये चेक कर लिया कि एवरेज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला कब सही होता है, ये चीज भी हम लोगों ने देख ली। अब अगली चीज और देखते हैं हम लोग, और वो ये है कि कुछ लोग स्कूल एग्जाम्स के अंदर ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आप ये पाओगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ उस केस में कैसा होना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्राफ शुड वेलोसिटी वर्सेस टाइम लुक लाइक। देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा कि उसकी स्लोप एक्सेलरेशन होगी, और अगर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट तो मतलब स्लोप है कांस्टेंट, और अगर स्लोप है कांस्टेंट तो सीधी लाइन ही बन सकती है और कुछ बन नहीं सकता। इसका मतलब ये कि इसमें अगर मैं एक ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो पक्की बात है ये ग्राफ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का होगा। जिस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ये उसके बारे में आपको बताएगा। तो इस ग्राफ से भी हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, वो इस प्रकार से कि भाई ये है टी इनिशियल,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो है v इनिशियल। आपको मालूम है ना ग्राफ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बता रखा है कि x, y पॉइंट क्या होता है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि एक पार्टिकल इस तरीके की डायरेक्शन में जा रहा है। नो, ये ग्राफ है उस पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम के बीच का। मतलब ये है कि जब हम ये ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ऐसा मत सोचना कि पार्टिकल उन आड़े तिरछे वाले तरीके से चलना शुरू कर देगा। इससे पहले वाले केस में मैंने कर्व बनाया था तो शायद पार्टिकल उस कर्व में चलता होगा। नो, ऐसा नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज हम एक जब फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो उसके अंदर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के अंदर वेलोसिटी मेजर करके उसमें लिखते रहते हैं स्पीडोमीटर से और टाइम की वैल्यू लिखते रहते हैं। और हमारे पास में मान लो ऐसा कोई ग्राफ बन गया, टेबल बन गया। यहाँ वेलोसिटी लिखी है, यहाँ पे टाइम लिखा है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू लिखी, टाइम की वैल्यू लिखी, वेलोसिटी की वैल्यू लिखी, टाइम की वैल्यू लिखी। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा तो x, y कोऑर्डिनेट वाला, तो उसमें पक्की बात है वेलोसिटी जो है मेरा y कोऑर्डिनेट है और टाइम जो है वो मेरा x कोऑर्डिनेट है। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मैं प्लॉट कर लूंगा ग्राफ पेपर पे और फिर उनको जोड़ दूंगा। उससे जो मेरे पास में एक ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं ये असली में वो वाले ग्राफ हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो स्लोप कांस्टेंट होगी। स्लोप कांस्टेंट होगी तो जैसा मैंने यहां पे शो किया है ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब अगर ऐसी बात है तो कुछ फाइनल टाइम वाले केस की भी बात कर लेते हैं। ये टी फाइनल है और ये वी फाइनल हो गया यहां पे। अब अगर ये टी इनिशियल टी फाइनल और इसकी बात मैं करूं तो एक्सेलरेशन मेरे को मालूम है वो होती है स्लोप। और स्लोप क्या होगी? डेफिनेटली दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, क्योंकि स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होगी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहां पे मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख देता हूं। और इस बात का ध्यान रखूंगा कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को नॉर्मल लैंग्वेज में हम टी लिख देते हैं, टाइम टेकन लिख देते हैं। ये मैंने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इसलिए भी लिखा है कि कई बार हमसे ये गलती होती है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी इतनी थी, एट टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी की कुछ नई वैल्यू होगी। तो वहां पे हम ये नहीं सोचेंगे कि टाइम 1 से 3 के बीच की बात हो रही है, यानी डिफरेंस टाइम का सिर्फ 2 सेकंड है। वहां पे गलती से कई बार हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम लिख देते हैं जो कि सही नहीं है। इन सब फॉर्मूला के अंदर जो टी है वो एक्चुअल में टाइम टेकन होता है। खैर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए जो है वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली v माइनस यू और इसको t लिख दूं तो फिर दोबारा से बात वही आ जाएगी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। तो चाहे इस तरीके से भी हम लोग क्यों ना सोच लें इसको। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फॉर्मूला v इज यू प्लस ए टी करेक्ट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो ए की जगह एवरेज लगा दोगे तब भी सही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपने कोई भी ए की वैल्यू डाल दी तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगली चीज, अब हम बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी केस है जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मैं डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? हाउ वुड आई बी एबल टू फाइंड आउट दैट वैल्यू? वैसे तो एक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज लीनियरली वेरी करती है, इफ समथिंग वेरीज लीनियरली, तो उस केस में अगर मुझे उसकी एवरेज वैल्यू पता करनी पड़ जाए तो मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज वैल्यू पता चल जानी चाहिए। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में कई बार हम उस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कैलकुलस से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर तरीके से एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, उसके बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो u प्लस ए टी है। t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है वेलोसिटी।
v है किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी और u है स्टार्टिंग वाली कोई खास वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, t कोई भी जनरल स्पेशल टाइम नहीं है, इन जनरल कोई भी टाइम है, और v उस समय की वेलोसिटी है, u खास वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब इस पूरी इक्वेशन में u एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है, t वेरी कर रहा है और v वेरी कर रहा है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dr by dt। अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसे लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं dr by dt इज u प्लस at, यानी dr को लिखा जा सकता है u dt प्लस at dt। मैंने इस dt को इस तरफ में लिख दिया है। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि हम एडिशन कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, वो इसलिए मैं कर रहा हूं कि इस फॉर्मूला में v इज dr by dt से जो dr मुझे पता चलती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन बहुत थोड़े से समय के लिए। तो अगर मैं बहुत बड़े टाइम पीरियड की बात करना चाहता हूं और उसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहता हूं, तो मुझे हर छोटे छोटे इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुझे पता करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू फाइंड आउट दैट। इसी चीज को दूसरा ढंग शो करने का ये रह सकता है कि मैं आपको ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मेरे को दे रखा है, मान लो लेट अस से दैट ग्राफ इज मेंशन टू मी, और वो ग्राफ मान लेते हैं इस प्रकार से है। लेट अस से दैट ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, अगर ऐसा ग्राफ है तो कब होगा, इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब पक्की बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होएगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये इंटीग्रेशन वाली बात पर भी आ रहा हूं मैं, इसी के साथ साथ है, सब कुछ इकट्ठा है ये। तो इसमें अगर मैं यहां की बात करूं, इस हिस्से की मैं बात करना चाहता हूं, ये यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा इंटरवल है एक dt के जैसा। ठीक है, ये ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं किसी भी टाइम में पता करना चाहूं तो क्या मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट पता करने का? मेथड होता है कि मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन वो तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर टाइम बहुत ही छोटा अगर मैं ले लूं, इफ आई कंसिडर अ टाइम which is really very small, in that case I can safely consider that the velocity will not change appreciably, कि velocity बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। तो ये dt जो मैंने टाइम कंसिडर किया है ये इतना छोटा है कि इस दौरान मैं मान सकता हूं कि velocity बहुत कम है। ठीक है, इस ग्राफ की हाइट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, ये चीज है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम अगर है ये, तो फॉर्मूला मेरे को मालूम है v का क्या होता है, वो कितना है u प्लस at, यही फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब इस थोड़े से इंटरवल के दौरान अगर मुझे ये पता करना हो कि ऑब्जेक्ट कितनी चली है, तो मैं क्या करूंगा कि इस वेलोसिटी को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यही करना चाहिए, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो दूसरा ढंग उस चीज को सोचने का ये है, आप इसको स्टॉप कर करके देख लेना अगर इसमें वॉच करते हुए आपको दिक्कत होगी तो। ठीक है, मैं इसको ये कह रहा हूं कि जो हाइट है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, उसके वाई एक्सिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हाइट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। मैं बहुत ही थोड़े से इंटरवल की बात कर रहा हूं टाइम की, जिसको मैंने dt लिखा हुआ, और मुझे मालूम है कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चलती है उस टाइम इंटरवल की। तो इस dt टाइम इंटरवल की अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी हाइट को बेस से मल्टीप्लाई कर दूं, या ये बोल दूं कि इस छोटा सा रेक्टेंगल जैसी जो चीज बनी है, इसका अगर मैं एरिया पता कर लेता हूं, तो वो एरिया एक किस्म से मुझे डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा इस छोटे से इंटरवल के दौरान। So I can say that that small area will tell me about the displacement during this small interval of time. Why? Because velocity times time is displacement. Velocity को time से multiply करूं तो displacement पता चलती है। इस ग्राफ में height velocity है, width time है, और मैंने इतना छोटा सा वो साइज बनाया है। dt देखने में इसमें बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में आप समझो कि जब मैं ये शब्द d इस्तेमाल करता हूं, dy या dx या dt, तो उसका मतलब है डिफरेंशियल वैल्यूज। मतलब इतनी छोटी वैल्यूज होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब क्या dt की वैल्यू मैं 1 नैनो सेकंड मान लूं? नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू, उससे और छोटी करो। अच्छा चलो 10⁻⁻20 सेकंड मान लूं? नहीं, वो भी बहुत बड़ी है, उससे भी छोटी करो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये dt होगा, इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा अगर हम लोग कर लेंगे। आप ये समझो कि आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें पिक्सल्स बने होते हैं, तो एक पिक्सल के जितना जो साइज होता है ना, वो बहुत छोटा है, वो आपको ना आजकल रेटिना डिस्प्ले में तो दिखता भी नहीं है। आप मान लो उससे भी छोटी विड्थ की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में तो मैं रेक्टेंगल जैसा मान सकता हूं ना इस चीज को, इस छोटे से येलो वाली चीज को। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया पता कर लूं, तो मुझे इस छोटे से dt टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहता हूं इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरे को, मैं तो पता करना चाहता हूं यहां से लेकर के टाइम की वैल्यू t जब तक नहीं हुई वहां तक का मेरे को पता करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मतलब मैं ऐसे छोटे 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 कई सारे रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, और उन सारे के सारे रेक्टेंगल्स का मैं एरिया अगर पता कर लूं, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब ऐसे से रेड, ये जो येलो शेडेड वाली चीजें हैं, अगर ऐसे ऐसे इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो एक किस्म से, मैं उसका कलर डिफरेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो एक किस्म से आप ये पाएंगे कि कुछ ये एरिया अगर मैं पता कर लूं, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज के बाद से अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हमारे लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताया करेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में मैंने कैलकुलस की जो क्लास है मैथमेटिकल टूल्स की, उसमें भी बताया था कि एक्चुअल में y dx इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व फॉर एनी कर्व। किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व अगर आपको पता करना है, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। अगर फिलहाल कंफ्यूजन है तो मैथमेटिकल टूल वाली क्लास देख लेना, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। खैर, ये बात हुई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एरिया ही पता करना है, फिर एरिया तो आसानी से पता चल जाएगा। ये मेरे को मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहां की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम है t। तो ये ब्लू वाला पूरा का पूरा अगर मैं देखूं, तो एक किस्म का ये तो ट्रेपीजियम जैसी तो चीज है ये, दिस इज एज गुड एज ट्रेपीजियम। एंड हाउ डू आई फाइंड आउट दैट? उसकी वैल्यू कैसे पता करूंगा मैं इसका एरिया? आई थिंक जो पैरेलल वाली साइड्स होती हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस केस में परपेंडिकुलर ही तो है ये वाला, ये डिस्टेंस यानी t। ये फॉर्मूला मैंने ट्रेपीजियम का लिया है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेलल वाली साइड्स को सम करके आधा कर दो और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एरिया का। मतलब इससे मुझे ये समझ में आता है कि पक्की बात है
अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी होगी तो वो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तभी है जब ट्रेपीजियम है, तभी तो एरिया ऐसा होगा, अदरवाइज तो नहीं है ना। और ट्रेपीजियम कब होएगा? जब स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली, क्योंकि ये तो हमेशा एक्सिस है, स्ट्रेट रहेगी, ये स्ट्रेट रहेगी, ये स्ट्रेट रहेगी, यही तो कर्व है। अगर ये कर्व हो गया तो ट्रेपीजियम की बजाय कुछ ना कुछ और चीज बन जाएगी, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्मूला को इस प्रकार से भी दिमाग में रखते हैं कि u प्लस वी बाय 2, तो एक किस्म की एवरेज वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में। तो एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट ही आती है ना। इज इट फाइन? तो अब कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ठीक है, और इसी चीज को अगर मेरे को लिखना है थोड़ा और बेहतर तरीके से तो मैं लिख पाऊंगा, I will be able to write it down like this, u plus v की वैल्यू को मैं u plus at लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इस चीज को थोड़ा और बेहतर ढंग से लिख लूं मैं, अगर इट इज 2u बाय 2t प्लस at स्क्वायर बाय 2, मैंने इसको ओपन कर दिया इस ब्रैकेट को और कुछ नहीं किया है, और ये वैल्यू हो गई ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू हो गई ut प्लस हाफ at स्क्वायर के जैसी। ठीक है, ये तो हुआ मैंने बिल्कुल बेसिक लॉजिक का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर की कैलकुलस अगर आपको नहीं भी आता हो तो आप ये एरिया अंडर द कर्व वाली बात से इसको डिराइव कर सकते हैं। स्कूल में यूजुअली इस प्रकार से डिराइव करोगे तो अच्छा लगेगा उनको। अब बात करते हैं कि जो दूसरा ढंग है इसी चीज को करने का वो क्या है। मैंने आपके सामने ये चीज लिखी है, dr इज u dt प्लस at dt, और इसमें हम लिमिट्स अगर हम पुट इन करते हैं तो 0 से t, 0 से t, r इनिशियल से r फाइनल, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है ut, वो इसलिए क्योंकि मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, u जो है वो कांस्टेंट है, फॉर्मूला से बाहर लिखा जा सकता है। a कांस्टेंट है, फॉर्मूला से बाहर लिखा जा सकता है। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें देन वी विल बी लेफ्ट विद dr की इंटीग्रेशन r होती है। कंफ्यूजन है प्लीज मैथमेटिकल टूल्स वाले वीडियो को देख लीजिए दोबारा से। dt की इंटीग्रेशन t होती है, t dt की इंटीग्रेशन होती है t रेज टू द पावर 2 बाय 2, लिमिट्स हैं 0 से t के जैसे। सो r फाइनल माइनस r इनिशियल is ut minus 0 plus a t square by 2 minus 0 square by 2। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया वही जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने s इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को लिखना है तो वो डेफिनेटली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। एक्चुअल में कंप्लीट फॉर्मूला होता है ये, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखें। s वेक्टर इज t टाइम्स u वेक्टर प्लस t स्क्वायर बाय 2 टाइम्स a वेक्टर। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये असली में सिर्फ मोशन इन 1D नहीं, मोशन इन 2D के लिए भी सही होता है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है ये फॉर्मूला जरूर सही होगा,
इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। द ओनली कंडीशन इज दैट एक्सेलरेशन वेक्टर नीड्स टू बी कांस्टेंट। माइंड इट, व्हेन आई से एक्सेलरेशन वेक्टर इट मींस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। अब जो अगली चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है कि जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो क्या चीज है, देखिए। अब ये फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना है तो बहुत तरीके हैं इसको डिराइव करने के, आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि v इज u प्लस ए टी, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हमने देखा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू सही आ जाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब मैं उसको लिख सकता हूं u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, लेकिन कब? सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज तो ये सही नहीं है ना। तो अब यहां की अगर मैं बात करूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले केस की, तो इसको मैं रीराइट अगर कर दूं कि v माइनस यू इज ए टी, या मैं एक बार और इसको लिख दूं v माइनस यू बाय ए इज टी, और t की ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में लिख दूं तो पक्की बात है ये करेक्ट आ जाएगा जो हम लोग लिखना चाहते हैं। I think I've missed a here. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सो दीज आर द 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को मैं कैलकुलस से भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम नॉन कांस्टेंट वाले तरीके की भी बात करें, लेकिन वो हम बात करेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज हमारा मोटिव रहेगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के बारे में हम बात करें कि वो क्या है, किस तरीके से, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर केसेस। सो as far as these 3 equations are concerned, I'll again repeat, these 3 equations are correct if acceleration is constant, और acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये कब कब सही होंगे और कब कब सही नहीं होंगे ये जानना जरूरी होता है, और कई बार हम इस छोटे से लेक्यूना का इस्तेमाल करके अपनी आसानी के लिए हम एक्सेलरेशन जैसे एक वेक्टर है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन में, मतलब जब पार्टिकल एक डायरेक्शन में चलेगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोशन जो हम पढ़ते हैं वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल के बारे में हम बात किया करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक मैं वीडियो आपको शो कर रहा हूं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
इस वीडियो में आपने देखा कि अगर वैक्यूम में हम दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं तो एक ही समय पर गिरे, मतलब एसेंशियली उन दोनों पर एक्सेलरेशन उनकी एक ही जैसी रही होगी, एक ही जैसा उनका मोशन रहा होगा। तो हम ऐसा इसलिए नहीं ऑब्जर्व कर पाते क्योंकि कोई ना कोई एयर फ्रिक्शन हमारे आसपास में होती है। तो इस चैप्टर में फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि उसी प्रकार की आइडियल कंडीशंस की ही बात हो रही है, मतलब एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो जो मोशन हम इस लेवल पे पढ़ते हैं ईयर 11 में या 12 में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो जब तक आपको ना कहा जाए कि एयर फ्रिक्शन है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि एयर फ्रिक्शन एग्जिस्टेंट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे की बात ये करनी है कि जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो सबसे पहले जो मैं केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो केस वो है जिससे आपको जो कुछ हो सकता है गलतफहमियां आपकी छोटी क्लासेस में रही हो उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो ये है कि अब अगर मैं एक ऐसे केस की मैं बात कर रहा हूं कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर खड़ा होकर के एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है और कुछ देर के बाद में वो ऑब्जेक्ट नीचे आती है। इसमें सिर्फ शो करने के लिए ऐसे शो कर रखा है, लेकिन अगर उसने बिल्कुल ऊपर की ओर थ्रो किया होगा तो एक्चुअल में एक ही लाइन का मोशन होगा, इसी में ऊपर जाएगा और इसी में नीचे आएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। तो मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमें मेंशन कर रखी है से 100 मीटर्स। उसके ऊपर से एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करेगा तो कुछ समय के बाद में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर नीचे आकर के गिर जाती है। मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद में ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर के गिरेगी एंड वी वांट टू फाइंड आउट दैट। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं, वो 9.78 से लेके 9.81 या 9.82 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि हम अर्थ पे कहां हैं, ये वैल्यूज वेरी करती रहती हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो होता यह है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करती है, मतलब ये कि उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे जाके हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक्सेलरेशन होने का कारण होता है कोई फोर्स लगना। ठीक है, और फोर्स कौन सी लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर? वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किया करती है कोई भी दो मासेस पर एक दूसरे की वजह से। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और वो फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। फिलहाल के लिए एक बार इतना काफी है समझने के लिए। तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होती है, और वो जो एक्सेलरेशन होती है वो वैल्यू जब हम पता करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट की सेम है। हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन दोनों की सेम थी, बिल्कुल मोशन उनका एक दूसरे के जैसा था, एग्जैक्टली सिमिलर मोशन था। दोनों को ड्रॉप किया था, उतना ही टाइम उन दोनों को लगा। मैं एकदम से डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो दिमाग में तो वो निकल जाए। अब छोटी क्लासेस के अंदर कई बार क्या होता है कि हम जब इस तरीके के प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं तो इसमें लिखा होता है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही थी तो क्योंकि वो स्लो डाउन कर रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम कह देते हैं कि एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। ठीक है, ये यूजुअली हम लोग कह दिया करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है जिस समय पर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही हो।
And we also tend to say when the object is coming down, the acceleration is positive, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो छोटी क्लास में हम या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही होती है उसकी बात करते हैं, या ऑब्जेक्ट नीचे आ रही होती है सिर्फ उसकी बात करते हैं। और वहां पे ये कहना सही होगा कि भाई एक केस में जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पर जब हम एक्सेलरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन हम उसके बात करते हैं कि किस तरीके से स्पीड चेंज हो रही है उसके बारे में बात हो रही होती है। वहां पर डायरेक्शन को लेकर के इतना ज्यादा हम फंसी नहीं होते हैं छोटी क्लासेस में। लेकिन अब जब आप ईयर 11 में आ गए हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फिर क्या करेंगे ये कि अब से हम समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव को डिटरमिन किया करेंगे। एक्सेलरेशन या फॉर दैट मैटर वेलोसिटी हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यह ध्यान रखें कि शुरू से लेकर एंड तक एक ही प्रकार का पॉजिटिव और एक ही प्रकार का नेगेटिव रहे। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो स्लो डाउन करती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो वो स्पीड अप होती है, उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। लेकिन दोनों ही केसेस में वो जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की, उसका असली कारण क्या है? अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पुल, उस वजह से वो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रही है ऊपर जाते हुए और स्पीड अप हो रही है नीचे आते हुए। अच्छा, तो मतलब जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही होगी तो मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, स्पीड ऊपर या वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है। और ठीक इसी प्रकार से जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो तब भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की ओर है। So irrespective of the fact whether the object is moving up or the object is moving down, दोनों ही केसेस के अंदर आप ये पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की ओर है, विच इज वेरी मच एक्सपेक्टेड एज वेल। वो वैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन का कारण अर्थ की ग्रेविटी है। तो इस वजह से मेरी सजेशन ये है कि अगर आप एक कंबाइंड मोशन जैसा ये है, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो कुछ स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, वो यहां से लेके यहां तक का टाइम पता करेंगे, ऊपर तक का कि ऊपर तक जाने में कैसा टाइम लग रहा है यहां तक। फिर ऊपर से नीचे आने के बारे में बात करेंगे कि नीचे आने तक में कितना टाइम लग रहा है, और फिर उन दोनों को टाइम को ऐड करते हैं और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। I don't suggest that for a very simple reason। और रीजन ये है कि जब भी हम इन केसेस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन शुरू से अंत तक एक ही जैसा है। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं। आई एम एज्यूमिंग अपवर्ड्स डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। मैं ये मान करके चल रहा हूं। तो अब अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा मुझे जो जो वैल्यूज दे रखी है मैं वो सारी एक्सप्रेशंस यहां पे लिखूंगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है और 20 है, तो इसलिए मैं उसको 20 पॉजिटिव 20 या सिर्फ 20 में लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है और मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है। अगर मैं चाहता तो मैं नीचे को पॉजिटिव मान सकता था, तो उस केस में मुझे ये u को -20 लिखना पड़ता। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, if I talk about A which is acceleration, तो क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स है तो इसलिए उसको मैं लिखूंगा -10। वैसे यूनिट्स मुझे लिखनी चाहिए तो मैं इनको लिख देता हूं। A is -10 meters per second square। अब अगर मैं
डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट है शुरू से लेकर के फाइनल तक, यही बात होती है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होती है डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी मर्जी है आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि देखो पहले यहां था ऑब्जेक्ट, अब नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये होगा, और क्योंकि इसकी हाइट 100 मीटर दे रखी थी तो इसको मुझे डायरेक्टली कह देना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज -100 meters. I should write down S as -100 meters. ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं मेरे को ऐसे ना समझ में नहीं आता, मैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखना चाहता हूं। ऐसे लिख लो। वो कहते हैं देखो भाई मैं ग्राउंड को तो 0 मानूंगा और इसको 100 मानूंगा, ठीक है, तो फाइनली कहां पे है, 0 पे, माइनस ओरिजिनली कहां था, 100 पे, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, फाइनल पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन, यानी 0 माइनस 100 यानी क्या हो गया, -100। ठीक है। कोई कहता कि नहीं मैं तो इसको 0 मानूंगा, इसको 0 मानोगे तो इसके नीचे वाले डायरेक्शन में जाओगे तो 0 से नीचे जाओगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस वैल्यूज ही आएंगी, तो फाइनल पोजीशन -100 हो जाएगी। तो आपने इसको चाहे 0 माना हो, चाहे 100 माना हो, चाहे कुछ भी माना हो, डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है वो -100 ही आएगी, क्योंकि आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखनी होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। तो अब मेरे सामने 3 चीजें दे रखी हैं और टाइम पूछा हुआ है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें s भी आता हो, u भी आता हो और a भी आता हो और t भी आता हो। तो हमें मालूम है s is ut plus half at square, so -100 is ut plus half a t square। मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है s is ut plus half a t square में, 0 0 सारे कैंसिल कर दिए मैंने, और इनको इस तरफ ले आते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, and I am left with this expression। तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन बना वो आया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस ऑफ माइनस डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये बन गया 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 2, सो 4 प्लस माइनस 4 रूट 6 बाय 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 6, ये टाइम आ गए। इक्वेशंस कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तो इस इक्वेशन को भी पूरा का पूरा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो टाइम की वैल्यू है 2 प्लस 2 रूट 6 एंड 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है। ये दो टाइम की वैल्यूज हमारे सामने आई हैं यहां पे, इन दोनों टाइम के बारे में हम बात करेंगे। वैसे अगर मुझे सिर्फ आंसर लिखना होता तो मैं पॉजिटिव वाले आंसर को लिख दूंगा कि टाइम है 2 प्लस 2 रूट 6 सेकेंड्स, दैट्स करेक्ट। But since we are trying to understand this subject, so that's why we will try to understand what the second value of time means and why the equation has given us that। हमें इक्वेशन है वो दूसरी वैल्यू ऑफ टाइम क्यों दी है। मैथमेटिक्स झूठ थोड़ी बोलता है कभी। ठीक है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर भी दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं कि इस केस में ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आई। इन सारे के सारे केसेस के अंदर जो भी हम ये बात किया करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको अलग अलग मोशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके के मोशन से सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को मैं डिराइव करूंगा, उसके बाद में आप उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं इस टाइम की बात पर वापस आऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज अगर हम दोबारा से ढंग से देख लेंगे
थोड़ी आसानी रहेगी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने में और उनको सॉल्व करने में। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर थ्रो कर दिया किसी वेलोसिटी u से। वो ऑब्जेक्ट ऊपर गई और वापस आती है। ये मोशन इतनी बार रिपीट होगा कि अगर हम इस मोशन को बारीकी से एक बार देख लेंगे तो कई कॉम्प्लेक्स चीजों में इसको डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये देखिए इसमें कि अगर मैंने वेलोसिटी u से इसको थ्रो किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड g मान रहा हूं। माइंड इट, मैंने मैग्नीट्यूड g बोला है। अगर मेरे से एक्सेलरेशन की बात कहोगे और अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव कहोगे तो मैं उसे -g ही बोलूंगा अभी, क्योंकि स्मॉल g हैज अ वैल्यू ऑफ 10 लेट अस से और 9.8 लेट अस से। तो अगर ऐसा है तो इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कुछ समय जरूर लगता होगा, लगेगा, और ऊपर से नीचे आने में भी कुछ समय जरूर लगता होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज ऑफ टाइम टू स्टार्ट विथ, और फिर हम इनके बारे में हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने आप। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर नीचे से ऊपर तक के ही मोशन की मैं बात कर रहा हूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन -g है, टाइम मैं पता करना चाहता हूं तो मैं v is u plus at का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। v जो कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, एक्सेलरेशन जो कि -g है t, और इसको सॉल्व करते ही मेरे सामने एक्सप्रेशन आ गया कि टाइम इज u डिवाइडेड बाय g। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। तो मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए जो समय लगेगा वो u डिवाइडेड बाय g होगा। ठीक है, ये एक वैल्यू हमने पता करके रख ली यहां पे। ऑलराइट, अब मैं पता करना चाहता हूं कि यहां से चल के वापस यहीं पर जब ये आएगा तो कितना समय लगता होगा, वो भी पता कर लेते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहां से चल के वापस अगर ये यहीं पर गिर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, तो 0 होगी। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता कि वापस जब गिरेगा कि क्या वेलोसिटी, मैंने तो नहीं पता कर रखा अभी तक। एक्सेलरेशन इज -g, और टाइम भी मैं पता करना चाहता हूं कि कैसा होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम, आई वांट टू फाइंड आउट दैट आल्सो। अब अगर ऐसा है तो आप ये पाएंगे कि S is ut plus half a t square, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम मुझे पता नहीं, पता करना चाहता हूं, एक्सेलरेशन है -g, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। यहां पे t कॉमन लिखा हमने, u माइनस gt डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं, इधर t इज 0 और t इज 2u बाय g, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो टाइम आए, मतलब ये कि दो टाइम पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 रही होगी, या ये कहें कि फाइनल पोजीशन, असली में डिस्प्लेसमेंट शब्द तो होता ही नहीं है ना, असली में तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन
या पोजीशन एट टाइम t माइनस ओरिजिनल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो वो 0 का मतलब तभी है कि सेम पोजीशन पे। तो सेम पोजीशन पे एक तो टाइम 0 व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर स्टार्टिंग में वहीं तो था, और दूसरा टाइम क्या 2u/g। So definitely it comes back to the same point after a time of 2u/g। तो टाइम u/g पे और 2u/g पे सेम चीज है। अब अगर इसकी मैं बात करूंगा तो यहां से यहां तक की बात करें तो u/g, और यहां से वापस आ गया टोटल 2u/g है, तो मतलब ऊपर जाने में u/g लगा और जाके वापस आने में 2u/g, तो ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम बराबर ही लगा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। सो द टाइम टेकन टू मूव अप एंड द टाइम टेकन टू मूव डाउन इज एग्जैक्टली सेम। यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, एक और बात अब डिस्कस करते हैं कि इसी में अगर मैं किसी भी हाइट के किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसका अगर मैं बात करता हूं कि वो एक इससे ओरिजिनल पोजीशन से किसी हाइट h पे कितनी देर के बाद में पहुंचा होगा, सो लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट दैट, और वहां पर वेलोसिटी कैसी होती होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके हम फिर दोबारा से इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो मैंने कहा था कि एक नेगेटिव वाले पॉइंट की हमें डिस्कशन करनी है, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, अब यहां से यहां पर जाना है और ये वाले केस की बात हो रही है, तो नए पेज पे कर लेते हैं इसको। सो यू विल फाइंड अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी वही u, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट है h, क्योंकि फाइनल पोजीशन यहां से h ऊपर की बात हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल वो h ही आएगा। सो s इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये लिखता हूं मैं, s की जगह में लिखता हूं h ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। t जो है अब वो टाइम है, अब मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मैं उसको सॉल्व करूंगा और उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज हमारे सामने निकल करके आएगी। अब इसमें दोनों तरफ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/g से, और अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2u/g प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, ये चीज बनती है। सो टाइम की वैल्यू आती है u/g प्लस और माइनस ये 2 उसके अंदर अगर मैं लिख दूंगा तो u²/g² माइनस 2h/g। मेरा कंसर्न ये इक्वेशन नहीं है, मेरा कंसर्न है इस इक्वेशन का मतलब, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो टाइम है u/g प्लस एंड u/g माइनस, ये दो टाइम है, ठीक है। तो अब अगर ये दो टाइम्स हैं तो आप इसको देखिए जरा यहां पर कि क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा था वो था u/g,
यही था ना, नीचे से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लगा था u/g। तो दो वैल्यूज आई हैं टाइम की इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और वो जो दो इक्वेशंस हैं टाइम की वो हमें बता रही हैं असलियत में कि भाई जो टाइम है, दो इसलिए आ गए टाइम क्योंकि एक टाइम रहा होगा ऊपर जाते हुए और एक टाइम नीचे आते हुए, क्योंकि हमारी इक्वेशन है तो हमें वो सारे टाइम बता देने हैं जिस पर कि ये उस लोकेशन पर पहुंचा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, झूठ नहीं बोलेगा बिल्कुल। तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचा होगा और जब ये यहां से जाकर के वापस यहां पे पहुंचा होगा, तो अगर हम उन दोनों के दोनों केसेस की बात करते हैं तो उन दोनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि u/g प्लस कुछ वैल्यू है और दूसरे में u/g माइनस कुछ वैल्यू है। तो असलियत में जब यहां से इस जगह पर पहुंचा होगा नीचे वाले पे, तो बट ऑफ कोर्स u/g से कम ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि u/g तो नीचे से टॉप मोस्ट तक जाने के लिए है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए u/g माइनस कुछ वैल्यू रही होगी और यहां से वापस इस जगह पर आने के लिए u/g प्लस कुछ वैल्यू रहेगी। तो ऐसे ही फिक्टिशियसली कोई एक, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि मान लो लेट अस से कि u/g होता 10 के जैसा और जो रूट वाली वैल्यू इसको सॉल्व करके 2 के जैसा होता, तो हमारे पास में दो वैल्यूज आती, एक डेफिनेटली 10 प्लस 2 और एक 10 माइनस 2, एक यानी 8 सेकंड्स पे और एक 12 सेकंड्स पे होता, यही होता ना। अब इसका मतलब ये है असलियत में कि यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगा, ये तो मालूम ही है हम लोगों को, यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगेगा। तो ये बात ना सिर्फ बॉटम मोस्ट से बल्कि किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो उसके लिए ट्रू होगी। और दूसरी बात यह है, अगर मेरे को आप एक हाइट पर पार्टिकल दो बार कब कब था यह बता दोगे तो उससे मुझे काफी सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। एक तो यह पता चल जाएगा मेरे को कि ओवरऑल डेफिनेटली यहां से ऊपर जाने का कितना टाइम है और नीचे आने का कितना टाइम है, आई विल गेट टू नो दैट। ठीक है, सो सिमिलर वेलोसिटी जो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो किसी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम रहता है। यहां से इस पॉइंट पर इतनी ही हाइट पर जाने के लिए जो टाइम होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से उतनी ही वैल्यू प्लस और उतनी ही वैल्यू माइनस होगी। अगर आपको कोई ये बता दे कि किसी हाइट पर एक पार्टिकल था 3 सेकंड के बाद में और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया 10 सेकंड पर, तो बताओ वापस इसी हाइट पर कितनी देर के बाद होगा। तो समझ जाओ 3 सेकंड से 10 सेकंड लगे, मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 7 सेकंड ऊपर जाने में। तो वापस उसी हाइट पर आने के लिए नीचे गिरते हुए भी उसे 7 सेकंड और लग जाएंगे, यानी टाइम की वैल्यू 17 सेकंड पर वो यहां पर होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में बताया ही नहीं है, आपको सिर्फ ये बता दिया कि सेम हाइट पर एक बार तो था जब 3 सेकंड हुए थे, एक बार था जब 17 सेकंड्स हुए थे, तो बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर कब पहुंचा होगा। तो आप समझ जाओ 3 से 17 सेकंड 3 सेकंड पे है और 17 यहां पे, तो 3 से 17 के बीच में टोटल कितना टाइम हुआ, 3 सेकंड से 17 सेकंड के बीच में टोटल कितना टाइम हुआ, 14 सेकंड्स। 14 सेकंड लगे जाने में और आने में, तो सिर्फ जाने जाने में कितने लगे होंगे, उसका आधा यानी 7 सेकंड, यानी 3 सेकंड पे यहां पे है तो टॉप मोस्ट पे कितनी बार होगा, 10 सेकंड्स पे, राइट। अगर आपसे वो हाइट पूछनी शुरू कर दें कि कितनी हाइट है, वो भी आप पता कर सकते हैं। आपसे ये पूछें कि कितनी स्पीड से इसको थ्रो किया गया होगा, आप वो भी पता कर सकते हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशंस यू कैन फाइंड आउट जस्ट बाय कीपिंग इन माइंड दिस वेरी स्मॉल पॉइंट कि नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में सेम समय लगा करेगा। ठीक है, वेलोसिटी की भी वैल्यूज अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लूंगा से डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। तो इसका मतलब ये है कि अगर s की वैल्यू 0 हो या अगर कोई भी वैल्यू हो फॉर दैट मैटर, ये एक्सप्रेशन आएगा। सो v इज प्लस माइनस रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as। तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक बार प्लस होगा
और एक बार माइनस होगा, तो सेम हाइट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, एक बार पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक बार नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये ऐसा रहता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आज की सेशन को समाप्त करने से पहले। मान लीजिए आपको कोई ये बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया बॉटम से, और किसी हाइट पर थ्रो करने के बाद में वो 2 बार देखा गया, एक बार जब 8 सेकंड हुए थे तब, और एक बार तब देखा गया जब हुए थे 12 सेकंड्स। तो हमसे पूछा गया कि कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया है और वो कितनी हाइट तक पहुंचता होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट विल रीच एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। तो ठीक है भाई, जहां से भी थ्रो किया उससे 8 सेकंड बाद और 12 सेकंड बाद एक ही जगह पर है, तो पक्की बात है 8 से 12 के बीच में फर्क कितना है, 4 सेकंड का। तो 4 सेकंड में ऊपर गया और नीचे आया, तो सिर्फ ऊपर ऊपर जाने का कितना वक्त, 2 सेकंड। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे किस टाइम पे रहा होगा, 10 सेकंड्स पे। और हमें मालूम है कि सिर्फ नीचे से ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला क्या पता किया था, u by g। सो u by g इज 10, सो u इज 10g, g की वैल्यू अगर 10 है तो हमने उसे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया होगा, इस पार्टिकल को ऊपर किया। फिर बात आई कि कितनी हाइट तक गया होगा। तो भाई यहां से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम बराबर है, तो मेरे लिए यूजुअली आसान होता है अगर मैं ऊपर से नीचे वाले केस की वैल्यू पता कर लूं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि भाई उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ऊपर से नीचे गिरते हुए हाफ a t स्क्वायर टाइम 10 सेकेंड है, तो 50g यानी 500 मीटर के जितनी हाइट तक ये पार्टिकल पहुंचा होगा। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज द बेसिक मोशन अंडर ग्रेविटी इज कंसर्न। उसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करी, अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एक प्रैक्टिस शीट में दे रहा हूं, कोशिश करिए उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने का, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा आपको अगली क्लास में, और आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं इस तरीके से आपको करा रहा हूं ये मानते हुए कि आपको जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 लेना है। ठीक है, तो उस तरीके से ही मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को सिर्फ मजा करना है और सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है कि जिससे कि बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, तो देन दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये उन लोगों के लिए राइट प्लेटफॉर्म है जो वाकई में टॉप रैंक्स लेना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक मैं पढ़ाने वाला हूं। इफ दैट इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, then as you know from the kind of the fee I'm charging for this is not going to make much of a profit for me, right? So this is more of being in sync and with the student who want to actually study. Okay, anyways, thank you.